हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल विश्वित क्लासेस। तो आज की क्लास बहुत ही खास और जानदार होने वाली है, जिसमें हम लोग सीडी पे का एक टेस्ट लगाने वाले हैं जो बहुत ही खास होगी आप सभी के लिए। तो इस बार एग्ज़ाम है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, समय का वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसकी कुछ बातों को भी समझेंगे क्या है कैसे है, उसके बाद हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। ओके ना। क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास के लिए रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है ना। हमें क्वेश्चन का आंसर जो है लेव वाइगोस्की के अनुसार चलना है, और मैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको कुछ दूंगा, कुछ बातें यहाँ नोट से पहले ही से उस पर नोटिस कीजिएगा और आंसर आसानी से ढूंढ पाइएगा, इतने मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह पाऊँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लेव वाइगोस्की के अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेव वाइगोस्की साहब जो हैं किसके लिए जाने जाते हैं, तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा आपसे एग्जाम में कई जगह देखने को मिलेगा कि इस सिद्धांत के अनुसार अंतः क्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार पर निरंतर बदलाव लाती है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अनुसार बालक का संज्ञान अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंध पर भी निर्भर करता है। तो यानी आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर होने वाली है। तो आप लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अलावा एक और छोटी सी बात याद रख लीजिएगा, इन्होंने एक चीज़ को माना है। इस सिद्धांत में विश्वास रखने वाले सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। यानी इस टाइप के जो थॉट्स है, व्यवहार हैं, संज्ञान हैं, उसकी जांच और आकलन जो हम कहा जाए तो प्रोजेक्ट माध्यम से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, सहयोगी प्रोजेक्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताइए क्या चाहिए। क्या शिक्षण आकलन के समान मानक और तरीके हो। तो ये तो मानक तरीके की बात आ रही है, ये तो कुछ अच्छी बातें नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के उनके अंकों के आधार पर अलग करें। देखिए, कभी भी इस प्रकार के बातें नहीं करना चाहिए कि बच्चों का रैंकिंग करके उसको अलग कर देना चाहिए, तो बात गलत है ना। देखिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये कुछ सही है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। आप जैसे कि देख पा रहे हो, तीन ऑप्शन बिल्कुल इसका गलत हो जा रहे हैं। सी कुछ अच्छी बातें कह रहा है ना, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, सी आंसर राइट होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, शिक्षक को बच्चों की बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण क्रिया को बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सके। ठीक है ना। तो ये सारी बातें पर ध्यान दीजिएगा। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि डैश, ये आकलन कब जो होगा उद्देश्यपूर्ण होगा। ठीक है ना। तो सुनिएगा, देखिए पहले क्या है ना, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होंगे कुछ दिमाग में आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, टैग वर्ड्स जो होते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या खास बात है, हम लोग ध्यान देंगे, जो बिल्कुल आप आंसर सही बताइएगा। पहली बात, आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होगा, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होगा। देखिए, ये तो गलत बात है ना, कि हम किसी प्रकार के आकलन भय और तनाव का संचार करने के लिए देते हैं, बढ़ावा देने के लिए। ये तो बिल्कुल दोस्तों गलत है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्राप्त हो, ये कुछ सही कह रहा है। फिर देखिए अगर यह केवल शब्द आ गया ना, तो ये तो दोस्तों एकदम 100% गलत है। विद्यार्थियों को उपलब्धियों में अंतर कराने के लिए तुलनात्मक, देखिए जहाँ भी चर्चा करें आपका तुलनात्मक मूल्यांकन की, तो दोस्तों 100% गलत है।
तो आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए एक बार कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है ना। अजय अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आई मीन्स आंसर की तरफ नहीं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। देखिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, राष्ट्रीय दिनचर्या के पाठ रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस रूप में देखी गई है। तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, क्या सत्तावादी है या अनुमति परक है या अधिनायकीय है या सुविधादाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताने का प्रयास करें राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपने प्रयास तो सही किया, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि एनसीएफ कहता है कि हमें, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बातें लिखी गई है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, और बालक की कमियों को क्या करे, वो पहले उसको दूर करें और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, ठीक है ना। ऐसी बातें इसमें कही गई है। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रयास कीजिए इसका राइट आंसर देने के लिए। अनुसंधान समझते हैं कि एक विधि कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों की अधिगम डैश है। यानी अनुसंधान सॉरी ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अजीब सा पढ़ दिया। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए इस बताइए। अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, अधिगम का एक मात्र निर्धारक होती है, अधिगम के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए, या इस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विविध कक्षा में विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर लर्निंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, ठीक है ना। क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक के समान ही होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आपने सही जवाब दिया। चलिए फास्ट चलते हैं हम थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना हो तो क्या सही होगा। क्या यह ऐसा काल्पनिक लक्ष्य है, या जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होगा जिसमें क्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ जाएगा, शिक्षण के दृष्टिकोण से विषय वस्तु और साधारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ध्यान रखिएगा, सही बात है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के प्रति करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन का अपेक्षा रखता है। तो आप समझ सकते हैं इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा कभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन कैसा है। मैंने विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों को अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, ये कथन कैसा है, सत्य या गलत है। कह रहा है गलत है, गलत क्योंकि यह बच्चों की दुविधा उत्पन्न करने, ऐसा तो आप लोग नहीं पढ़े हैं। अगर आपके क्लास में विविधता होती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है, तो ये बात तो गलत कर रहा है। दूसरी बात कह रहा है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशलों सीखते हैं, ये कुछ हद तक सही है दोस्तों। सही है क्योंकि इससे कक्षा श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ये तो साहब गलत बता रहा है ना, कक्षा को श्रेणीबद्ध से मतलब नहीं है ना, ये तो गलत बता रहे। क्यों गलत है, क्योंकि अनावश्यक, ये तो गलत, जितना गलत गलत कर रहा है उसको काट दीजिए। अब आपके पास 2 हथियार हैं, ऑप्शन बी और सी, बताइए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो सही बात है कि इसमें एक दूसरे से, मित्रों से क्या होते हैं, कौशल को हम लोग सीखते हैं, तो बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आइए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो, ठीक है।
आ जाइए। कह रहा है सुनने में अक्षमता वाले बच्चों के साथ क्या होना चाहिए। तो श्रवण अक्षमता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाता है, विद्यालय से ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। यानी कहने का मतलब है ही वाला शब्द पहले नेगेटिव कह रही थी, इसमें तो हम लोग काट देना चाहिए, केवल वाला काट दीजिए, जहाँ ऐसी बात है उसको हटा दीजिए। अब कह रहा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि वह उसे सुविधा और साधन उपलब्ध कराए। ये तो कुछ पॉजिटिव बातें हैं, ये तो कुछ सही लग रहा है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगी, तो गलत बात कह रहा है। उसको अवसर दिया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा तो बिल्कुल वह ऐसा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताने का प्रयास किया जाए, सभी लोग प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है। यानी कौन सी विशेषता ऐसी है जो प्रतिभावान विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों के लिए है, चाहे विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या ऑप्शन होगा, ABCD जो भी आप बताने के प्रयास कीजिए। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। क्या जो ज़्यादा टैलेंटेड लड़का बच्चा है आपकी कक्षा में, तो क्या वह आक्रामक होता है, कुंठित हो जाता है? ये तो गलत बात कर रहा है। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौती नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता। ये तो बातें कुछ सही कह रहा है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में अगर आप बेहतर नहीं पढ़ाते हो तो बच्चा ऊब जाएगा, अनुभव कम अच्छा कर पाएगा। ये तो पॉजिटिव बात, मैंने पॉजिटिव नहीं कहेंगे, अच्छी बात है, सही बात है। वह बहुत ही तुन कमिजाज हो जाता है, यानी वो अलग ही मिजाज का हो जाता है आदमी। ऐसी बात नहीं है, जो ज़्यादा टैलेंट है इसे सोच नहीं रखता है। वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना, ऐसी बात भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, तो कैसे बढ़ा सकती है? तो अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार। दोस्तों जब भी पुरस्कार आ जाए तो ये तो गलत बात कर रहे हैं ना। ड्रिल अभ्यास कराकर, अभ्यास कराना क्या सही होगा? चलिए ठीक है, देखते हैं। इसके बाद अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता प्रोत्साहन देकर, ये तो भाई साहब पुरस्कार देने ही समाने हैं, यह भी गलत है। विषय वस्तु को गतिविधियों के जीवन के संबंधित करके, ये तो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव बातें कर रहा है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए और कुछ बातें हैं उसको सीखिए, और यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई उसको भी देखिए, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी के बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है ना। देखिए आप लोग लास्ट में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपने जो टेस्ट लगाया है, इस टेस्ट में आपका कितना मार्क्स जो है कंटेंट होता है, कितने मार्क्स मिलता है, इसकी चर्चा ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा मैं कंफर्ट से बैठ जाऊं, ठीक है। चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिए जाए। सभी के आंसर बहुत आ रहा है, अच्छी खासी आंसर आ रही है। अगर मान लीजिए बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही पूछ रहा है, दोस्तों पॉजिटिव पूछ रहे हैं ना, सही बताना है आपको, ओके ना। सही बताने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं बच्चे के जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये तो गलत ही बोल रहा है ना, तो इसको गलत ही काटिए। अपने बच्चे समस्या समाधान करता होती, तो मैंने कई बार बताया कि पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, भी सही बात है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी बात सही है।
तो देखिए 2 3 कहाँ सही है, 2 3 4 ये वाला सही है, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सही कथन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ओके ना। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बताने का प्रयास किया जाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके ना, चलिए देखा जाए। विद्यार्थियों में प्रयात्मक विकास के लिए प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिए। तो पुराने प्रत्ययों से किसी के संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचार में बदलना चाहिए। ऐसा तो बात नहीं है साहब, ये भी बातें गलत कह रहा है, ये भी बातें गलत कह रहा है। विद्यार्थियों को बहुत सारे उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करके प्रोत्साहन करना, ये तो कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है। हो सकता है अगला देखते हैं। देखिए इसमें दंड दिया हुआ है, आप तो ऐसे ही देख के काट सकते हो ना। देखिए तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे डैश, कि ऐसा वातावरण चाहिए। आते हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उन्हें वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, मानते हैं इसको, सही है, पॉजिटिव में लेते हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है, देखिए शिक्षक को अधिकारवादी गलत बात है, ये तो सही नहीं है। ये जहाँ भी आपको ऐसे दिखे ना शिक्षक की बात आए, ये निगेटिव वर्ड्स है, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, आई मीन्स ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाए। भाई साहब यो तो गलत बात बोल रहा है, बल दिया जाए क्या, यो तो मैं इस बात को हटा दूंगा ना, ये भी गलत कर रहा है, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये कुछ सही था, पॉजिटिव में था। उसके बाद देखिए जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय, आप अपने विद्यार्थी के बारे में कभी भी निष्क्रिय नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिए। कभी विद्यार्थी को निष्क्रिय नहीं कह सकता है, उसे पैसिव नहीं कह सकता, हमेशा एक्टिव कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जब 3 गलत है तो पहला ऑप्शन राइट ही हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बालक जहाँ बेहतर तरीके से सीखते हैं, जहाँ उनकी संज्ञात्मक विकासों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अच्छे अनुभव करते हैं, इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। देखिए एनसीएफ कहता है कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देना चाहिए, ठीक है ना, ये तो बात सही है। आ जाइए अगले क्वेश्चन के बारे में। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे स्मृतियों से पहले भंडारित हैं, यानी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ स्मृतियां हैं, यादें हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, यूँ भी बात तो सही है ना। उसके अलावा देखिए बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। आपके अनुसार ये 3 ऑप्शनों में क्या राइट होना चाहिए, कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए बच्चे के दिमाग में इतनी सारी स्मृतियाँ यादें तो भंडारित होती नहीं हैं, और दूसरी बात ऐसा नहीं कि भाषा के विकास के लिए उदाहरण पेश कर रहे, नहीं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय जो है विकसित हो चुका है। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आप वहाँ से जुड़ जाइए,
ठीक है ना। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ यानी इंटरनल मोटिवेशन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित यानी एनकरेजमेंट हो जाए, ठीक है ना, या कर सके। इंटरनल उसको मोटिवेट करना है जिससे वह उत्साहित और प्रोत्साहित हो जाए, ठीक है ना। चलो इसे करने के लिए पहले समाप्त कर लें, क्या ऐसा बोलोगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने इसे एकदम दम ठीक कर दिया। ये तो आप उसमें भेदभाव कर रहे हो ना, यूँ नहीं कर सकते हो। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। देखिए लालच और प्रोत्साहित तो देंगे नहीं, ठीक है ना। और क्या करिएगा, इसे करने की कोशिश करो, तुम भी सीख जाओ। ये कुछ अच्छी बात बोल रहा है, तो बिल्कुल इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। आप इसे पढ़िए एक दो बार, काम आएगा, ठीक है ना। ये सब बातें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। देखिए उनमें चिंता डर, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने बच्चों में डरा नहीं सकते हो, चिंता नहीं करा सकते हो, इस प्रकार की चीज़ें जो है बिल्कुल आप नहीं करा सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जब नहीं करा सकते हो तो ये भाई साहब तो गलत है ना। प्रतियोगात्मक परीक्षा, ये कंपटीशन नहीं करा सकते हैं उसको मोटिवेशन करने के लिए। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना चाहिए। व्यक्तिगत लक्ष्य, चलिए मैं इस चीज़ को कुछ पॉजिटिव समझता हूँ। उसके बाद देखिए इनाम देकर, फिर इनाम देकर, ये भी भाई साहब गलत है। जब 3 गलत हैं तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको एग्जाम में ना ऐसे ही पॉजिटिव और टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए सारे आंसर आप बिल्कुल सही करोगे। जितने देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप इतने देर में समझिए, पढ़िए, और जो बातें मैं आपसे समझा रहा हूँ उसको समझिए, बहुत ही काम आने वाला है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। फिर से समझते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, तो उसके लिए क्या करोगे भाई साहब। देखिए इसमें एक निगेटिव वर्ड है रट कर, ये तो काट दीजिए। फिर दंड वाला फिर काट दीजिए। परीक्षा का अंत में अंक, रैंकिंग करना भी गलत है। देखिए मैं तो कहूँगा ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव मैं इसके पहले एक वीडियो में डाला हूँ, उसका लिंक दे दूँगा आपको। जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड पर कमांड कर लिए हैं ना, मैं कह रहा हूँ उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के सारे नेगेटिव को हटा दीजिए, पॉजिटिव मिल जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहली बात, बच्चों को रटाइएगा नहीं। दूसरी बात, उसको दंड नहीं दे सकते। तीसरी बात, उसको हम अंक या रैंकिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप सही समझ रहे हो, ये राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर लीजिए अधिक से अधिक। और दूसरी चीज़, जो भी आप इस चैनल पर नए हो उससे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो को आनंदित रूप से देखने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निरंतर, तुलनात्मक, भाई साहब देखिए तुलनात्मक वाली बातें काट दीजिए। शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं और प्रतियोगिता का अक्षर नहीं करा सकते हैं, तो ऑप्शन अपने आप सी हो जा रहा है, देख लीजिए। तो इसका भी आंसर गजब का है दोस्तों। खाली आप नेगेटिव वर्ड को हटा दीजिए ना, पॉजिटिव अपने आप मिल जाएंगे। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है, कैसा है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो सिर माने होता है सिर से पैर की ओर ना जी। इसी के बात पकड़ लीजिएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आपको हाथ में लग जाएगा। तो सिर से पैर की ओर, बिल्कुल आपने सही समझा, ठीक ना। उसके अलावा एक दो और बातें इसमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए
टेस्ट लगाना है ओनली, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी कौन सा वो वक्त होगा जिसमें भाषा अच्छी तरह से विकास हो पाएगी? जन्म से पूर्व होगा, मध्य बचपन का समय होगा, या वशिकायावस्था होगा, या प्रारंभिक बचपन का समय होगा? तो जीन पियाजे के अनुसार बात किया जाए तो ये क्या कहते हैं, भाषा विकास के लिए संवेदन समय जो होती है प्रारंभिक बचपन का समय होता है दोस्तों। इस बात को भी याद रखिए। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने आदमी बताने का प्रयास करेंगे। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। देखिए कुछ जेनेटिक्स बातें आ रही है। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत ही संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो क्या आनुवंशिकता और पर्यावरण की होगी, वृद्धि और विकास का होगा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का होगा, या अनुशासन और पौष्टिकता का होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। 21 है दोस्तों। पहली बात कि उसके माता पिता खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक इशू है, आनुवंशिकता गुण है। फिर वह विद्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए जाती है, तो कहीं ना कहीं विद्यालय हो या वातावरण हो, ये कुछ ज़्यादा ही काम करेंगे। इसे एनवायरनमेंट और हेरिडिटी कहते हैं। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव में आते हैं। बहुत ही सुंदर आंसर बनता है इन सबसे, ठीक ना। विद्यालय में कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक होता है? द्वितीय वाहक होता है। ध्यान दीजिए, गौण माने क्या होता है? द्वितीय वाहक होता है। तो याद रखिए, परिवार तो प्रथम वाहक होता है। तो परिवार वाले भाई साहब ये नहीं होंगे। इसमें भी परिवार है, हटा दीजिए, इसमें भी परिवार है, हटा दीजिए। तो सही आपने समझा, विद्यालय और आस पड़ोस। याद रखिएगा, परिवार जो होता है समाजीकरण का प्रथम वाहक होता है, और विद्यालय और पड़ोस आस पड़ोस जो होते हैं द्वितीयक होते हैं। इसमें द्वितीयक पूछा गया था, आपने सही समझा। लेवाइवस्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या है? आखिरकार इसका विकास होता कैसे है? संज्ञात्मक विकास का मतलब होता है बहुभाषिक विकास, यानी बहुमुखी विकास। क्या संतुलन होगा, सामाजिक अनोन्य क्रियाएँ होगी, मानसिक रूपों और स्कीमा का समायोजन होगा, उद्दीपक और अनुक्रिया अनुगमन होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए। तो लेवाइगोस्की तो आपको तो पता है कि समाजीकरण की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर कोई और नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आइए आते हैं दोस्तों, लेवाइगोस्की का संज्ञात्मक विकास मूल सामाजिक अनोन्य क्रियाएँ होगी। लेवाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञात्मक विकास में समाजवादी यानी सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। इस बात को याद रखिएगा, अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करने में भी मदद करेगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा इसके बारे में। ये सब सोच का खेल है दोस्तों। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। बताइए भाई साहब, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन होना चाहिए, सामाजिक संकुचन अनुकूलन होना चाहिए, अच्छी लड़की लड़का या अच्छा अनुकूलन होना चाहिए, या कानून व्यवस्था का अनुकरण होना चाहिए? चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जिसका जवाब आप देने में सक्षम होंगे। तो लेवाइगोस्की कोलबर्ग हैं। दंड वाला तो भाई साहब काट सकते हैं, कानून वाला भी काट सकते हैं। अब दो ऑप्शन में इसका राइट आंसर ढूंढना है आपको, या तो बी सही होगा तो या तो ये होगा। बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बी वाले भाई साहब राइट होंगे। थोड़ा समझते हैं इनके बारे में पॉइंट।
आप इस पॉइंट को थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। समय थोड़ी सी कम है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से आप क्या क्या आवश्यक है। जीन पियाजे की भाई साहब बात हो रही है, पियाजे की बात हो रही है। तो पियाजे भाई क्या कहते हैं, जान दीजिएगा आप लोग। अधिगम के लिए विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। तो बिल्कुल जीन पियाजे कहते हैं क्या है कि विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर जीन पियाजे कोलबर्ग और ये 3-4 जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में तो एग्जाम में क्वेश्चन को पूछना ही है। जीन पियाजे देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप जो होता है, स्कीम जो होता है निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में को जानना जाता है किस रूप से। तो आप लोगों को समावेशन और समायोजन कुछ जानकारी होगी, पढ़े होंगे लोग, याद होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, समावेशन यानी जब पुराने जानकारी को नई जानकारी के साथ संतुलन बनाकर करना समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसका आंसर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कुछ नोट्स से आप लोग पढ़ सकते हैं इस चीज़ को लेने के लिए। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताने का प्रयास कीजिए कि क्या राइट आंसर होगा, ठीक है ना। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक का एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो डैश है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध करा के अधिगम को सुगम बनाता है जो डैश है। तो याद रखिएगा, खोज का प्रोत्साहन देता है, पर ठीक है मानते हैं। तो साइड तो काट दीजिए ना। आवृत्ति को बढ़ावा देना, चलिए भाई नियामक गलत है। खोज को प्रोत्साहन देना, ये तो भाई उस इनाम पुरस्कार देने के अलावा बात हो रही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, हार्वर्ड गार्डनर के जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी है उसके बारे में पूछता है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुद्धियाँ विकसित हो सके। तो गलत बात है भाई साहब। 8 विधि पढ़ा लीजिए तो क्या उसका ज़्यादा बुद्धि का विकास हो जाएगा। ये तो भाई साहब गलत बोल रहे हैं। बुद्धि को केवल आ गया ना, इसको उड़ा दीजिए ना, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों में पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों में एक रूपरेखा की तरह ग्रहण होना चाहिए। तो सही बात कर रहा है। तो इसका याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आइए एक और सुंदर से प्रश्न है, आप बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपको अपनी सोच थोड़ी सी डेवलप करनी चाहिए। आइए, तो इसमें क्या है, जीन पियाजे लेवोगोस्की इनकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता प्रवृत्ति में कहेंगे। ये तो बात कुछ ठीक लग रही है, लेकिन इसमें ऑप्शन सब एक से बढ़कर एक हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषा का प्रयोग कहेगा और लेवाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में कहेगा। ले भाई,
ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर भी है और बहुत ट्रिकी इसका ऑप्शन है। चलिए आज आप लोग पता चले कितने तैयारी किए हैं एग्ज़ाम के लिए ना। उसके बाद कह रहा है जीन पियाजे की व्याख्या सामाजिक अनोन क्रियाओं के रूप में करेंगे, लेव वाइगोस्की इसे छानबीन मानेंगे। एक और पढ़ते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ले भाई, ये सबसे सुंदर बात बोल दी है, दोनों का कॉमन बात है और सुंदर बात है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। यानी माता पिता की ये सब क्या है, अनुवांशिक गुणों की भी बातें होती हैं, अनुकरण करना होता है ना। आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर है। लिंग क्या है का जैविक सत्ता है, सहज सहज गुण है, शारीरिक गुण संरचना है, सामाजिक संरचना है। तो जान जाइए कि यह जैविक सत्ता है लिंग, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो जो होगी आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी जो बहुत ही खास होगी, जो गणित के लिए होगी, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए अगले क्लास के लिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। और अपने विचार विमर्श दीजिएगा, ठीक है ना। मेरी प्रयास से अगर आपकी कुछ परीक्षा में हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी और 100% मिलेगी, इस चीज़ के लिए विश्वास रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगले क्लास में कल ही आप लोगों को दूंगा, बशर्ते आप लोग थोड़ा अपना राय विचार विमर्श दीजिए। ओके, तब तक मिलते हैं छोटे से क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।